नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक आप देख रहे हैं भूगोल में, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में है, जो एसएससी, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस लगभग हर वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चीजों को अपडेट करेंगे और जहां पर जरूरत पड़े उसको आप जरूर लिखें, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, नए वर्ष पर आप देखेंगे तो संस्था में एसएससी, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के नए बैचेज आ रहे हैं। आप सभी लोग तुरंत संस्था में विजिट करें और इसकी पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आप लोग हासिल करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। आप सभी लोग भी, जितने भी हमारे साथी दूर दराज से हम लोग को देख रहे हैं, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक ये प्रयास पहुंचे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देखेंगे, तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? चार विकल्प यहां पर दिए हुए हैं। ए ऑप्शन पर दिया है मैकमोहन लाइन, दूसरे पर दिया है डूरंड लाइन, तीसरे पर दिया है रेडक्लिफ लाइन और चौथे पर दिया है मैगीनाट लाइन। चार विकल्प आपके सामने हैं। आइए अगर हम सबसे पहले विकल्प की बातचीत करें तो जो सबसे पहला विकल्प है दोस्तों, मैकमोहन लाइन, ये भारत और चीन के बीच में है। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, जो दोस्तों लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितनी लंबी है? लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। और इसके साथ यानी चीन के साथ आप देखेंगे तो भारत के जो राज्य है उनमें हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें, उत्तराखंड हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखें सिक्किम, कौन सा दोस्तों? सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये तो हमारे राज्य हुए जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। वहीं एक केंद्र शासित राज्य है जिसे हम लद्दाख कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? लद्दाख। ये अब भारत का यूटी स्टेट हो गया है। तो कुल मिला के आप देखें, चार राज्य हो गया और एक केंद्र शासित राज्य हो गया जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, डूरंड लाइन के विषय में अगर हम लोग बातचीत करें, डूरंड लाइन के विषय में दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये जो लाइन है वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो उस दौरान आप देखेंगे कि ये सीमा यानी बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया, डूरंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन शेयर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में निर्धारित हो रही है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सी ऑप्शन पर रेड क्लिफ लिखा हुआ है। रेड क्लिफ इसका सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ब्रिटेन के द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित इम्पोजमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, जिसे रेड क्लिफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के नाम से जानते हैं। इसमें भारत के जो राज्य हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ध्यान दीजिए, तीन राज्य और दो केंद्र शासित राज्य, जिसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कुल मिला के आप देखेंगे तीन राज्य और दो केंद्र शासित राज्य चीन के साथ सीमा, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और ये सीमा 3323 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3323 किलोमीटर लंबी है, ठीक। तो यहाँ पर सी विकल्प को सही करेंगे। हालांकि मैगीनाट लाइन भी है, ये रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग पहले क्वेश्चन का विकल्प सी सही करेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अगर हम भारत का यहाँ पर मानचित्र प्रिपेयर कर लें तो यहां से क्वेश्चन को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देश दोस्तों, ये भारत का मानचित्र हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सभी लोग देखिए,
और समझिए कि आखिर कौन सा इसका विकल्प सही होगा। इसमें कह रहा भारत का सुदूर पूर्व। सुदूर पूर्व का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, पूर्व ये हुआ दोस्तों, और पश्चिम ये हुआ। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन है कि भारत का जो सुदूर पूर्व है उसमें कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगर हम पूर्व के विषय में बातचीत करें तो इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य है, नागालैंड हो गया, इसी प्रकार से दोस्तों मणिपुर हो गया, और ये रहा मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हुए। अब इन चारों राज्यों की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है, और म्यांमार भारत का पूर्वी पड़ोसी देश भी है। तो इसलिए दोस्तों आप देखेंगे इसमें ऑप्शन पर जाइए, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया तथा वियतनाम हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प होगा। हालांकि दोस्तों चीन की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लगती है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सीमा है यहां से होते हुए यहां तक जा रही है, लेकिन पूर्व की जब बातचीत करेंगे तो लगभग आप देखेंगे लगभग इसमें 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है, म्यांमार के साथ लगती है। यहां पर भी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। थाईलैंड और वियतनाम दिए हैं। थाईलैंड और वियतनाम हालांकि जो है दोस्तों ये पूर्वी एशिया के देश हैं, लेकिन इन देशों का कोई भी स्थलीय सीमा भारत के साथ निर्धारित नहीं होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन ये देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैक-मोहन लाइन है ये समान रूप से किस भारत के राज्य के साथ सीमा साझा करता है। क्या जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों सोचिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। उत्तरी सीमा पर तो दोस्तों आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के साथ इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं लगती है। हालांकि 9 नवंबर सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती थी चीन के साथ, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से, याद रखिए यूपी से उत्तराखंड का डिवीजन हो गया, इसका मतलब यह है कि अब ये सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, ना कि यूपी के साथ। इसलिए यूपी को तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के विषय में भी आपको बातचीत यहाँ पर समझना है। 31 अक्टूबर सन 2019, 31 अक्टूबर सन 2019 के पूर्व हमारे जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ लगती थी। किसके साथ लगती थी? जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ लगती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर समान रूप से 2 केंद्र शासित राज्यों में जब परिवर्तित हो गया, इसको बना दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ लगती ही नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है, अब लगती है लद्दाख के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश दिया है, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों के साथ सीमा लगती है, लेकिन उत्तरी जो है अगर हम बातचीत करेंगे तो यहां पर आप देखें दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। दोस्तों किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका। अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें तो लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो ये बात तो सही है, इसके साथ तो लग ही रही है। बांग्लादेश की बातचीत करें दोस्तों तो बांग्लादेश के साथ आप सभी लोग याद रखिए लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भूटान के साथ बातचीत करें दोस्तों तो आप देखें दोस्तों 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और श्रीलंका के साथ दोस्तों कोई स्थलीय सीमा नहीं है, नो लैंड बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि श्रीलंका और भारत के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम लोग वाटर बाउंड्री के रूप में देखते हैं, जिसे पाक जल संधि का नाम दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखा जाए तो डी विकल्प को यहाँ पर आप सभी लोगों को गलत करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है और बांग्लादेश। वैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है
कि भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान दिया है, नेपाल दिया है, श्रीलंका दिया है और बांग्लादेश दिया है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये तो सभी के सभी शामिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और ऑप्शन हम आपके सामने रख दें और वो ऑप्शन कर दे दोस्तों थाईलैंड, क्या कर दे दोस्तों, थाईलैंड कर दे, थाईलैंड कर दें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन को चुनना होगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप लोग चारों के लिए बिल्कुल सही मानिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, ठीक है। समुद्री सीमा की बातचीत हो रही है, आइए इसको समझते हैं। भारत, ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के साथ अगर हम लोग देखें तो गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से लेकर सीधा सीधा पश्चिम बंगाल तक आप देखें, अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर की शाखाएं हैं, हिंद महासागर की शाखाएं हैं दोस्तों। आप देखेंगे इसकी सीमाएं लगती हैं, जिसमें आप सभी लोग देखें गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये कितने राज्य हो गए दोस्तों, अगर आप काउंट करें तो इधर से 5 आपको राज्य मिल रहे हैं जो अरब सागर के साथ जुड़े हुए हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों, 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं और 4 ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। तो कुल मिला के आपको देखना है 4 इधर हुए, 5 इधर हुए, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा कि सबसे छोटी दोस्तों गोवा की होगी सीमा, याद रखेंगे, मात्र 106 किलोमीटर लंबी। कितनी दोस्तों, 106 किलोमीटर लंबी। अब आप ही बताइए सबसे छोटी किसकी हुई, तो गोवा को आप सभी लोग सही करें। हालांकि सबसे लंबी अगर पूछे तो गुजरात दोस्तों आप सभी लोग को सही करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का सही जवाब क्या हुआ, विकल्प ए इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ध्यान दीजिए, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ दोस्तों, या फिर बांग्लादेश के साथ। दोस्तों अगर आप यहां पर ध्यान दें तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों 4096, याद रखें 4096 किलोमीटर लंबी है, जो बांग्लादेश के साथ निर्धारित होती है। और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य दोस्तों। अगर इन राज्यों का भी मेंशन करें तो आप सभी लोग तेजी के साथ बता सकते हैं, बताएं दोस्तों। अगर हम बंगाल को रखें यानी पश्चिम बंगाल को, तो बिल्कुल ये होगा। इसी प्रकार दोस्तों त्रिपुरा को आप रखिए, त्रिपुरा को रखिए, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। कुल मिला के आप देखेंगे 5 राज्यों की सीमाएं लगती है और ये सीमा है दोस्तों 1096 किलोमीटर लंबी, ठीक। पाकिस्तान की बातचीत करें तो लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें एक केंद्र शासित राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, यानी 2 केंद्र शासित राज्य हो गए यहाँ पर। कितने दोस्तों, 2। और राज्य की बातचीत करें दोस्तों तो 3 आपको राज्य मिलेंगे, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और चीन के लिए दोस्तों 3488 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसमें एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है लद्दाख, और बाकी आप देखेंगे 4 आपको राज्य मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ, सही करिए। नेपाल के साथ दोस्तों लगभग आप देखेंगे 1800 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें भारत के 5 राज्य हैं। उत्तराखंड को आप शामिल करें, उत्तर प्रदेश को शामिल करें, बिहार को शामिल करें, पश्चिम बंगाल को शामिल करें और सिक्किम राज्य को शामिल करें, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। 7वां क्वेश्चन, डी विकल्प इसका सही जवाब हुआ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस राज्य के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, यानी भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं उसमें 7 देशों को शामिल किया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी प्रकार चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। अब प्रश्न यह है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ, तो आपने देखा बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी की अगर बातचीत करें दोस्तों
तो अफगानिस्तान को यहाँ पर शामिल करना है। हालांकि अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तब जाके आपको भूटान को मेंशन करना है। अब आइए देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें पाकिस्तान दिया है, नेपाल दिया है, म्यांमार दिया है, भूटान दिया है दोस्तों। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिहाज से आप देखें तो डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और आप देखेंगे ये सब आपके हित के लिए ही लगभग आप देखें 72 नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप सभी लोग विधिवत तरीके से पढ़ाई करें, सक्षम बने, ये हमारा जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उद्देश्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत को भौतिक प्रदेशों में। हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिण पठार और राजस्थान का मैदान, पहले विकल्प में ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे में है पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय प्रदेश है, नदी घाटी प्रदेश है और हिमालय। दक्षिण पठारी प्रदेश है, सागरी तटीय प्रदेश है, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय है। लास्ट में देखिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, अर्थात इसी में हिमालय को आप रख लीजिए, इसमें हिमालय हो गया। बृहद मैदानी प्रदेश, अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया। इसी तरह प्रायद्वीपीय प्रदेश है, ये हो गया दोस्तों, तथा सागरी तटीय। तो कुल मिला के आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे सही विकल्प है वो आपका डी विकल्प होगा। डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू-आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम कौन सा हो सकता है ये आप सभी लोगों को समझना। अगर सबसे नए की बातचीत करें दोस्तों तो भी बात होनी चाहिए, और सबसे प्राचीनतम तो भी बातचीत होनी चाहिए। अगर उत्तर पर्वतीय प्रदेश की बातचीत करें दोस्तों तो ये तो नया ही है। ठीक है, नया है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की बातचीत करें तो ये तो उससे भी नया है, यानी ये सबसे नया हो गया, सबसे नया हो गया। उससे जो है थोड़ा सा पुराना दोस्तों ये है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार दिया है और समुद्र तटीय मैदान दिया है, इसमें सी विकल्प को सही करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें आप देखेंगे दोस्तों तो पठारों के साथ साथ विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये तमाम ऐसी श्रेणियां हैं और ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे 10वें का सही जवाब क्या हुआ, सी विकल्प राइट हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया आप लोगों ने सुना होगा कि ये मेघालय राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों, मेघालय राज्य में है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, अरोकानयोमा पर्वत की पहाड़ियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों देखिए हिमालय की पर्वत श्रेणियां तो ये नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें सही होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी, तो बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। अरोकानयोमा का संबंध दोस्तों म्यांमार से है, म्यांमार से है, इसलिए दोस्तों इसको बिल्कुल सही नमत करिएगा। बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी तट में कौन कौन से तटीय भाग आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ये हो गया काठियावाड़, काठियावाड़ तट हो गया। अच्छा, दूसरा हो गया कोंकण तट हो गया। तीसरा दोस्तों कनारा तट हो गया और चौथा मालाबार तट हो गया। चौथा कौन सा हुआ, मालाबार तट हुआ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यही पश्चिम में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल। देखिए कोरोमंडल कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, कोरोमंडल पूर्वी तटीय क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर याद रखिए कोरोमंडल तमिलनाडु वाला। ठीक है, इसलिए यहां पर आप इसका सही जवाब करेंगे डी विकल्प। ये पूर्वी तटीय मैदान का क्षेत्र है, ना कि पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान का क्षेत्र। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आइए पूर्वी तट वाले की भी बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। पश्चिमी तट वाला तो हो गया, पूर्वी तट वाले की बातचीत करें। ये इधर है कोरोमंडल, क्या नाम है, कोरोमंडल नाम है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है रायलसीमा, रायलसीमा नाम है। इसके बाद उत्तरी सरकार,
उत्तरी सरकार तट हो गया, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे उत्कल तट हो गया। अब ये सभी पूर्वी वाले भाग हैं, इसमें कोई ना कोई एक होगा जो पश्चिमी वाला भाग होगा। इसमें देखिए दीर्घा तट लिखा है, कोरोमंडल लिखा है, कोंकण लिखा है, मालाबार लिखा है। दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम होगा कोरोमंडल तट। याद रखें दोस्तों, कोरोमंडल तट। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। ये देखिए यहाँ पर कोरोमंडल तट को हमने मेंशन किया है, ठीक। कोरोमंडल तट का संबंध सीधा सीधा तमिलनाडु के राज्य से है। तमिलनाडु अगर पूछे तो आप लोग राज्य को तमिलनाडु के रूप में मेंशन करेंगे। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? दोस्तों कोंकण तट की बातचीत हो रही है, तो देखिए गोवा से कोच्चि लिखा हुआ है, गोवा से दीव लिखा है, गोवा से दमन लिखा है और गोवा से मुंबई लिखा है। दोस्तों तो जो कोंकण तट है इसकी अगर हम लोग बातचीत करें तो कहां से कहां तक है, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो काठियावाड़ कोस्ट है वो गुजरात और दमन दीव में हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों कोंकण जो कोस्ट हो गया महाराष्ट्र और गोवा हो गया। मुंबई चूंकि राजधानी है महाराष्ट्र की, इसलिए इसका जो बेहतर विकल्प होगा डी विकल्प होगा। दोस्तों डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। डी विकल्प आपका इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए काठियावाड़ की बातचीत आई। काठियावाड़, काठियावाड़ तट अगर बातचीत करें तो ये दोस्तों गुजरात हो गया और दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली हो गया। अच्छा दूसरा जो है दोस्तों कोंकण कोस्ट, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कोंकण तट, इसमें महाराष्ट्र, याद रखें दोस्तों महाराष्ट्र को शामिल करिए और गोवा को शामिल करें, ठीक है। इसके अलावा आप कन्नड़ तट कहिए या फिर इसी को कनारा तट कहिए, कनारा तट कहिए। ये आपका हो गया कर्नाटक राज्य से। कहां से हो गया दोस्तों? कर्नाटक राज्य से। और मालाबार बसता है, मालाबार कोस्ट दोस्तों ये हो गया पूरा का पूरा आपका केरल राज्य से। कहां से हो गया? केरल राज्य से। तो कुल मिला के आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है डी विकल्प को सभी लोगों को सही करना है, ठीक। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? यानी हमारा जो देश है प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, वो हिंद महासागर की 3 शाखाओं से घिरा हुआ है। कैसे घिरा है दोस्तों? हिंद महासागर, अगर आप देखें हिंद महासागर ये हो गया, हिंद महासागर ये हो गया दोस्तों। हिंद महासागर की एक ब्रांच हो गई बंगाल की खाड़ी, क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी हो गई। और दूसरी जो शाखा है उसे हम अरब सागर कहेंगे। क्या कहेंगे? अरब सागर कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि आखिर हमारे देश में जो द्वीप हैं उनको हम पहले 2 भागों में बांट लें। देखिए एक है दोस्तों तटीय द्वीप हो गए और दूसरा हो गया द्वीप समूह, द्वीप समूह हो गया, ठीक है। अब तटीय द्वीपों के विषय में अगर बातचीत करें तो ये दोस्तों लगभग हर उस राज्य के तट पर हैं जो कोस्टल स्टेट के रूप में हैं। जैसे गुजरात में आप देखेंगे तो आपको आलिया बेट, खड़िया बेट, इसी प्रकार दोस्तों नोरा आइलैंड के रूप में आपको यहाँ पर द्वीप देखने को मिलेंगे, ठीक। अच्छा ये हो गया गुजरात से संबंधित, नोरा हो गया, आलिया बेट हो गया और खड़िया बेट, याद रखेंगे दोस्तों इसको। दूसरे नंबर पर बातचीत करें तो एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप हो गया, इसी प्रकार बुचर द्वीप हो गया, करंजा हो गया और सबसे महत्वपूर्ण है सालसेट। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों सालसेट द्वीप है। और सालसेट जो द्वीप है दोस्तों इस पर मुंबई महानगर स्थित है, मुंबई महानगर स्थित है। अब आप तो जानते हैं कि मुंबई की अपनी एक डिफाइंड पॉपुलेशन है, इसलिए दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला आइलैंड कौन सा है? तो याद रखें विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आइलैंड है उसका नाम है सालसेट। क्यों? क्योंकि इसमें मुंबई महानगर स्थित है, ठीक। ये भी आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार अगर हम गोवा की बातचीत करें तो गोवा में दोस्तों अंजी द्वीप का नाम सुने होंगे, कर्नाटक में सेंट मैरी हो गया, केरल में वाइपिन का नाम सुने हैं, तमिलनाडु में दोस्तों पंबन द्वीप समूह है। पंबन द्वीप समूह पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों। इसी प्रकार श्रीहरिकोटा की बातचीत करते हैं, श्रीहरिकोटा का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। और व्हीलर द्वीप जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं,
वह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों द्वीप समूहों की बातचीत करें तो दो बड़े द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें दोस्तों द्वीपों की संख्या लगभग 572 है। और लक्षद्वीप की बातचीत करें दोस्तों तो लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है। अब यहां से क्वेश्चन को अगर हम लोग बातचीत करें ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, तो इसमें से दोस्तों आप सी ऑप्शन को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सी विकल्प इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप सभी लोग अपने हितैषियों, अपने साथी संगीत के उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करें दोस्तों। और जो नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, आप देखें 10 जनवरी से लगभग नए बैच आ रहे हैं, फ्रेश बैच आ रहे हैं, जिसमें आपको सेपरेट बैच मिलेगा एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए दोस्तों, और यूपी पुलिस के लिए। तो आप बिल्कुल विजिट करना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी आइए अपने दोस्तों, सीट सुनिश्चित करिए और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करें। ये हम आपसे जरूर इस बात को बल देकर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो नया साल है इसमें आप देखेंगे कई तरह की वैकेंसीज हैं, उसमें एसएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए खास तौर पे दोस्तों आपके लिए सेपरेट बैच चल रहे हैं। आप सभी लोग संस्था में विजिट करके उसके विषय में जानकारी हासिल करें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। वैसे दोस्तों तो हमारे देश में ज्वालामुखी का तो अभाव जैसा पाया जाता है, जिस प्रकार आप अमेरिका में देखेंगे ज्वालामुखी है, इटली में है, इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में इतने ढेर सारे ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में दो वोल्केनो आइलैंड के विषय में आप सभी लोग बताइए। एक दोस्तों तो आपको याद रखना है बैरन द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? बैरन द्वीप नाम है। ये सक्रिय अवस्था का है। किस अवस्था का है दोस्तों? सक्रिय अवस्था का है। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय अवस्था का जो आइलैंड है या फिर वोल्केनो है वह है बैरन द्वीप। इसे हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी भी जानते हैं। इसके अलावा नारकोडम है दोस्तों। कौन सा है दूसरा? नारकोडम है, जो दोनों के दोनों दोस्तों आप देखेंगे, दोनों के दोनों आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। तो इसमें देखिए दोस्तों कावराती और न्यू मुरे दिया हुआ है, पंबन और बैरन दिया है, बैरन तथा नारकोडम दिया है, ग्रेट अंडमान तथा लिटिल अंडमान दिया है दोस्तों। तो यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या करोगे? बैरन तथा नारकोडम को सही करना है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, न्यू मुरे द्वीप कहां पर है दोस्तों? देखिए न्यू मुरे द्वीप दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि दैट इज कंट्राडिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवादित है दोस्तों। फिर भी दोस्तों भारत का इसमें अधिकार है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हालांकि इसमें अरब सागर दिया है, मन्नार की खाड़ी दिया है, बंगाल की खाड़ी दिया है, अंडमान सागर दिया है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे। न्यू मुरे, याद रखें न्यू मुरे जो आइलैंड है दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इस बात को भी याद रखना है। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप है? अच्छा, इसमें से कौन सा एक द्वीप है दोस्तों? दमन है, दीव है, पौंडीचेरी है या फिर दादरा और नगर हवेली है? सोचिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दमन है, दीव है, पौंडीचेरी है या फिर दादरा एवं नगर हवेली है? दोस्तों पौंडीचेरी के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो पौंडीचेरी है दोस्तों दैट इज अ फार्मर कॉलोनी ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रांसीसियों की ये कॉलोनी थी। और जब फ्रांसीसी लोग यहाँ से चले गए तो याद रखेंगे पांडिचेरी हो गया, कराईकल हो गया, इसी प्रकार यनम हो गया तथा माहे हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम पौंडीचेरी और अगर हम कराईकल की बातचीत करें तो दोस्तों ये तमिलनाडु टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं दोनों। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु जाएंगे तभी हमको जो है पौंडीचेरी और कराईकल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यनम की बातचीत करें तो आंध्र प्रदेश टेरिटरी में आता है और ये माहे हो गया, केरल से संबंधित हो गया। ठीक है, हालांकि पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसमें दिल्ली की तरह जो है दोस्तों विधानमंडल की व्यवस्था है। यहां पर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका देखिए दोस्तों 3 क्षेत्र हैं समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी के, और इधर की तरफ आप देखें केरल में माहे आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल आप हटा दीजिए।
अब सही कौन सा होगा दोस्तों? दमन दिया है, दीव दिया है दोस्तों, तो इसमें ए ऑप्शन को सभी लोग सही करें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था दोस्तों? हालांकि काला पानी कोई जगह नहीं होती दोस्तों, कोई भी ऐसा वीरान क्षेत्र जहां पर लोगों को कहीं ना कहीं भेजा जाता है और वहां पर जीवन की संभावनाएं बड़ा प्रभावित होती थी, अर्थात जीवन कहीं ना कहीं बचे कि ना बचे बड़ा मुश्किल होता था। और आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो क्षेत्र थे उसमें अंडमान निकोबार को खास तौर पर शामिल किया जाता था। हालांकि भारत जब स्वतंत्र हो गया, हमारे देश में दोस्तों विदेशी हुकूमत का समापन हुआ और जब हमारे देश में अपनी सरकार बनी, अपना दोस्तों लोकतंत्र जो है यहाँ पर बना, तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार हमारे देश का एक केंद्र शासित राज्य हो गया। और उस इतिहास को समझने के लिए जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहां पर भेजा जाता था, रखा जाता था दोस्तों, उनके सिलसिले में, उनके विषय में जानकारी को देखने के लिए या फिर पर्यटन के लिए दोस्तों लोग वहां पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे आज ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में है। हालांकि पहले दोस्तों काला पानी की सजा दी जाने के कारण इसे काला पानी नाम के नाम से जाना जाता था। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आप देखेंगे अंडमान निकोबार को सही करना है। ठीक है, आइए आज का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप दोस्तों आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि जो लक्षद्वीप है इसका पुराना नाम लकाद्वीप था। लकाद्वीप था, क्या नाम था दोस्तों? लकाद्वीप था। बाद में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप सभी लोग ए विकल्प को सही करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भरपूर तरीके से मजा आया होगा, अच्छे से आप समझे होंगे। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, ये हम आपसे हमेशा कह रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है हमारे संस्था की ओर से कि संस्था में दोस्तों एसएससी, यूपी पुलिस तथा यूपीएसआई के लिए बिल्कुल सेपरेट बैच, अलग अलग बैच दोस्तों आ रहे हैं। आप सभी लोग संस्था में विजिट करें और इसके विषय में जानकारी हासिल करके आप भी जो है दोस्तों पढ़ाई में लग जाइए, जिससे आप लोग भी जो है सफलता का कम से कम एक सीढ़ी तो पहले चढ़े, है ना। इन शब्दों के साथ दोस्तों आज यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।